हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर के अंतर्गत वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार आपकी रीट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपकी चाहे 10th हो, 12th हो या आपकी और कोई भी परीक्षा दे रहे हो, उस सब की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो देखिए, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सके उन्हें वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े अखंड नहीं किए जा सके। वर्ण जैसे आ है, आ के कोई खंड नहीं होंगे, ई के कोई खंड नहीं होंगे, का खा चा जिनके कोई खंड नहीं होंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं तो कौन है, वर्ण है। वर्ण के भेद कितने हैं तो देखिए, वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। और भाषा कितनी प्रकार की होती है, भाषा भी दो प्रकार की होती है, एक मौखिक और दूसरी लिखित। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में देखिए 11 स्वर हैं। 11 स्वर कौन कौन से हैं, आ इ ई उ रा रे शी ए ऐ ओ औ। ये आपके क्या हो गए, ये आपके 11 स्वर हो गए। दो आपकी अयोगबद्ध ध्वनियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, अंग है। ठीक है, और 25 आपके स्पर्श व्यंजन है। 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। ये देखिए, का खा गा गा डा, चा चा छा छा डा, टा टा ठा। देखिए आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जिसका एक सूत्र होता है वो आप देखिए, कचट तप। ठीक है, हाँ फ्रेंड, तो स्पर्श व्यंजन का जो हो गया, देखो इसका सूत्र कचट तप। स्पर्श व्यंजन को अच्छी तरह से याद करने का ये सूत्र है कचट तप। अगर आपको पहली लाइन के पहले वर्णों से जो कचट तप सूत्र बनना है ना, ये याद रहेगा तो आप कभी भी नहीं भूलोगे स्पर्श व्यंजन। चाहे अगर आपको पहले वर्ण याद है तो आप तुरंत पहचान लोगे कि हाँ, का से का वर्ग आएगा, उसमें पा से पा चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। तो क्वेश्चन कोई कितना भी घुमा के पूछे आप बता सकते हो उसमें से। तो ठीक है, स्पर्श व्यंजनों को याद करने का सूत्र कौन सा है, कचट तप। नेक्स्ट देखिए, अंतस्थ व्यंजन। ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन है, कौन कौन से, या रा ला वा, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। और फ्रेंड्स, अंतस्थ व्यंजन है ना, इनको स्वर और व्यंजनों का मध्यवर्ती माना जाता है। किसका मध्यवर्ती माना जाता है, स्वर एवं व्यंजनों का, मतलब इनका बीच का माना जाता है इन्हें। और ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन हो गए और 4 आपके ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, और ये आपका ड़ा ड़ा, ये आपका अतिरिक्त व्यंजन है 2। ठीक है, ये 2 आपके अतिरिक्त व्यंजन है। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 52। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्वर में स्वर किसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं वो आप देखिए। जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब जो स्वर होते हैं वो मूल स्वर, उन्हें मूल माना जाता है और इनमें किसी भी ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये स्वय ही इनका होता है, मतलब स्वतंत्र उच्चारण होता है इनका। जैसे आ ई उ ऊ, ये आपके क्या होगा, ये स्वर हो गए आपके 11 स्वर है ना। तो स्वर की डेफिनेशन क्या हो गई, जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। कौन कौन सी है वो देखिए। देखिए, स्वर 3 प्रकार के हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। अब है, हास्य स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उसे क्या कहते हैं, हास्य स्वर कहते हैं। और फ्रेंड्स, हास्य स्वरों को मूल स्वर माना जाता है। कौन सा स्वर माना जाता है, इनको मूल स्वर माना जाता है।
उदाहरण के लिए आ ई उ और ऋषि। ठीक है, हिंदी में कुल 4 स्वर हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अगर याद है मूल स्वर कौन से हैं तो आप ये याद रखना, मूल स्वर कौन से हैं, जो हस्त स्वर हैं उन्हें ही मूल स्वर कहा जाता है, वो है आ ई उ और ऋषि। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं, जिन स्वरों में उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगे उसने दीर्घ स्वर कहते हैं। अब फ्रेंड्स, दीर्घ स्वर में क्या होता है, हास्य स्वर से इसमें दुगना समय लगता है, लेकिन प्लुप्त स्वर से कम समय लगता है। ठीक है, और जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि आ ई उ ए ऐ और ओ औ। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। और दीर्घ स्वरों को संधि स्वर या संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है, संधि स्वर या संयुक्त स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वरों को संधि स्वर या संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7। ठीक है, हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में कुल 7 स्वर होते हैं जिनका उच्चारण दीर्घ रूप में होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर में देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, जो उन्हें क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे कि ओम, हे राम, इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वरों को हम ऐसे भी देख लेते हैं कि स्वर, देखो स्वर को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से, जो आपके हास्य स्वर हो गए, ये दीर्घ स्वर हो गए, और जो हो गए आपके प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। ठीक है, हास्य स्वर में बोलने में कम से कम समय लगता है, इनकी संख्या 4 है। प्लुप्त और जो दीर्घ स्वर हैं जिनको कि संयुक्त स्वर या संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं, इनमें इससे दुगना टाइम लगता है, और प्लुप्त स्वर को उच्चारण करने में तिगुना टाइम लगता है। ठीक है, इनकी संख्या 4 है, इनमें 2 मात्राएं का समय लगता है, इसमें 3 का लगता है। जो हो गए आपके हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। और स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। अब देखते हैं अयोग व्यय किसे कहते हैं। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में अंग को अयोग व्यय की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अयोग व्यय की संज्ञा किसको दी गई है, अंग को अयोग व्यय की संज्ञा दी गई है। इन्हें स्वरों के साथ तो रखा गया है, किंतु स्वतंत्र गति ना होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता है। इनको स्वरों के साथ तो रखा गया है, किंतु इनकी स्वतंत्र गति ना, मतलब इनको स्वतंत्र नहीं बोला जाता, इस कारण इनको स्वर नहीं माना जाता। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। ठीक है, स्वरों तथा व्यंजनों से भी किसी के साथ योग न होने के बावजूद ये ध्वनि वहन करते हैं, इसलिए इसे अयोगवा कहा जाता है। अब देखिए, अब देखते हैं हम स्वरों की मात्राएं। ठीक है, कि स्वरों की मात्राएं क्या होती है। तो देखिए, स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका राम है। ठीक है, राम ले लो आप, तो राम में क्या है, रा प्लस आ। ठीक है, अब जब आ की मात्रा रा पे लग गई तो क्या हो गया, रा हो गया। तो जिसमें कहा गया है कि स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, जैसे कि यू हो गया। इस बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। और आ के अतिरिक्त शेष स्वरों को जब व्यंजनों के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो उनकी मात्रा ही लगती है। ठीक है, मतलब जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा लगेगी। अगर ई की ध्वनि आ रही होगी तो ई की मात्रा लगेगी। आ की मात्रा नहीं होती है, आ से रहित व्यंजनों को हलंत लगाकर दिखाया जाता है। अब जैसे कि हलंत वाले जिसमें आ की मात्रा नहीं रहती, जो आ से रहित होते हैं, जैसे कि क है। ठीक है, इसमें आ की मात्रा नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसे लिखा जाएगा, देखिए अब जिक्का है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, क, क्योंकि जिक्का का हलंत आधा जो हो गया, और जब जाकर ये क्या बनेगा आपका, का बनेगा। अगर इसी पे ये मात्रा होती तो क्या हो जाता आपका, क प्लस आ। ठीक है,
अभी देखिए जैसे स्वरों की मात्राओं को देखते हैं, तो देखिए आ के लिए आ के डंडा का यूज़ किया गया है। तो जैसे अगर माँ प्लस आ, तो इसका अगर हम विच्छेद, इसका अगर हम इसे करेंगे तो देखिए क्या हो गया, माता में इसमें आ की मात्रा, इसमें आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए किसका यूज़ करेंगे हम, आ के डंडे का। ई की मात्रा के लिए इधर, छोटी ई की इधर हो गई, बड़ी ई की ये हो गई आपकी। तो इसमें सबकी मात्राओं का ज्ञान बताया गया है। छोटी ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, राजसी ए ऐ ओ औ इनकी मात्राएं हो गई हैं। अब जानते हैं अनुस्वार एवं अनुनासिक में क्या अंतर है। तो देखिए अनुसार और अनुनासिक में क्या अंतर है। अनुसार, जब जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिका से हो तब वह अनुस्वार कहलाता है। ठीक है, अनुसार किसे कहते हैं, जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिका से, केवल नाक से होता है, मुंह से नहीं होता, तो वो अनुस्वार कहलाता है। हिंदी में अंग का प्रत्येक वर्ग, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, इसका जो पंचम वर्ण होता है वो अनुस्वार कहलाता है। ठीक है, अनुस्वार किसे कहते हैं कि जितने भी जो आपका कचट तप स्पर्श व्यंजन की जो कचट तप का सूत्र था ना आपका, कचट तप, तो ठीक है, इसका का वर्ग हो, चा वर्ग हो, टा वर्ग हो, ता वर्ग हो या पा वर्ग, इन वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वो अनुस्वार कहलाता है। जैसे कि तो, और जो पंचम वर्ण होता है उसका यूज ना होके उसकी जगह किसका यूज होता है, अनुस्वार अंग की जो अनुसार का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि चंचल, अंक, रंग, पंख, गंगा। अब देखिए अनुनासिक, अनुनासिक क्या है, जब वर्ण का उच्चारण नासिका तथा मुख दोनों से समान रूप में हो तब वह अनुनासिक कहलाती है। ठीक है, अब आपने देखा अनुसार में तो क्या होता है, उच्चारण केवल नासिका से हो रहा है, जबकि अनुनासिक में उच्चारण नासिका और मुख दोनों से समान रूप में होता है तो वह अनुनासिक कहलाता है। और उसमें हम किसका किसका प्रयोग करते हैं, चंद्र बिंदु का करते हैं। ठीक है, चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे पाँच, कांच, आँख, इसमें किसका प्रयोग हो गया, चंद्र बिंदु का प्रयोग हो गया। अब देखिए व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 33। ठीक है, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जैसे कि आपको बताया था इसमें 25 होते हैं और इसका सूत्र क्या बताया था आपको, कचट तप। अंतस्थ व्यंजन कौन से थे आपका, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए थे आपके। ऊष्म व्यंजन कौन से थे, सा, सा, हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन हो गए थे। स्पर्श व्यंजन जैसे कि अभी आपको बताया था कचट तप, पर इसकी डेफिनेशन क्या है, तो देखिए जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। वो कि जैसे कि अभी आपको बताए थे कचट तप, इसे आप ये सूत्र आप कचट तप वाला आप याद रखना। ठीक है, ये सूत्र आप याद रखना, इससे आपको पूरे स्पर्श व्यंजन याद रहेंगे कि कचट तप से। ठीक है, ये जैसे कि ये आपका का वर्ग हो गया, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये आपके क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए। अब जानते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है मध्य या बीच में। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मध्य या बीच में, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से स्वर है और ना ही व्यंजन है, तो ये कौन से हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए। हिंदी वर्णमाला के कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन मध्य में आते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं।
तो फ्रेंड्स ये याद रखना, अगर एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन से व्यंजन हैं जो स्वर व व्यंजन जो स्वर तथा व्यंजन के मध्य में आते हैं, या फिर ये आ जाए कि ना वो स्वर है ना व्यंजन है पर उनके बीच के हैं, तो वो कौन से होंगे? आपके अंतस्थ व्यंजन होंगे। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन बनना है इसमें से। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, जैसे कि आपको बताई थी, या, रा, ला, वा, हा। अब जानते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ जैसे कि आप सभी जानते हो, ऊष्म का अर्थ क्या होता है? गर्म। ठीक है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर गर्म हो जाती है, अर्थात मुख से गर्म वायु निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाकर गर्म हो जाती है, अर्थात मुख से गर्म वायु निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन सी होती है? सा, सा, सा। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? ये आपके ऊष्म व्यंजन हो गए। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में इनकी संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है? तो देखिए, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है? 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 4 है। और कौन कौन सी हैं देखिए। और ये फ्रेंड्स कभी कभी सीधे ऐसे ही आ जाते हैं कि क्षत्रिय ज्ञान का इसका जो संयुक्त वर्ण मतलब किससे बना है, तो ऐसे आपको हलंत और ये लगा के दे देंगे और आपको ये पहचानना होगा। तो कभी कभी ग्रामर में सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना कि छा किससे कैसे बनता है। का के नीचे हलंत प्लस 66 कोण। ठीक है, ता कैसे बनेगा? ता के नीचे हलंत प्लस रा। और ज्ञानी कैसे बनेगी आपकी? जा के नीचे हलंत और ये ड़ा, इस तरह से। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? ये संयुक्त व्यंजन हो गए। अब देखिए, प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद कितने हैं। अभी आपने व्यंजन के देख लिया कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं। तो देखिए, प्राण श्वास की आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अब जानते हैं अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहेंगे? हम अल्प प्राण व्यंजन कहेंगे। हर वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और प्लस अंतस्थ व्यंजन आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके अल्प प्राण कहलाएंगे। जैसे कि का वर्ग है। ठीक है, अब का वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, तो का, खा, गा और ड़ा, ये हो गए आपके का वर्ग के का, गा, ड़ा और प्लस अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसी प्रकार हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां प्लस अंतस्थ व्यंजन आपके क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण व्यंजन कहलाएंगे। और फ्रेंड्स, आप कचट तप का जो सूत्र है स्पर्श व्यंजन वाला, उसे आप अच्छे से याद करना, 2 एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अल्प प्राण महाप्राण इनके क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे आ जाते हैं कि बताइए कौन सा अल्प प्राण। तो इनका आपको पता होना चाहिए कि पहला, तीसरा, 5वां प्लस अंतस्थ व्यंजन बराबर क्या होगा? अल्प प्राण। और देखिए, अब जानते हैं महाप्राण व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और इसमें देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, क्योंकि पहला, तीसरा, 5वां प्लस अंतस्थ व्यंजन तो किस में आ गए थे? आपके अल्प प्राण में। महाप्राण में क्या होगा? इसका दूसरा और चौथा व्यंजन किस में आएंगे? महाप्राण में। ठीक है, प्लस इसमें आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, सा, 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 ये तीनों आपके किस में आ जाएंगे? इसमें ऊष्म व्यंजन आ जाएगा इसमें। तो देखिए, इस प्रकार आपके कुल व्यंजन कितने हो गए? आपके 33 हो गए। ठीक है, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, तो आपके कुल कितने हो गए? 33 हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी
वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वीडियो को। और ज़्यादा जानने के लिए और वीडियो में और अब ऐसी वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।